तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये होगा हमारा आज का टेस्ट सीरीज नंबर 5। आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो यहाँ पे इससे पहले ऑलरेडी 4 फुल लेंथ सेट चैनल पे अपलोड है। ये सभी सेट आपके बीपीएससी सहित अन्य सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और यहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से आपको बताने वाला हूँ और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल का है जो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज की खास बात करें तो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का भी आपको दिखेगा जो बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। ये सेट बीपीएससी सहित जैसे कि बिहार दरोगा भी आने वाली है तो उस एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। ऑलरेडी 4 सेट प्लेलिस्ट में अरेंज है। इसकी खास बात करें तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 मिलेगा और इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है 150 है और इसमें जो टाइम अलॉट होगा वो होगा 2 घंटे का। ये 2 घंटे हमारे पेड मेंबर के लिए हैं जिसको भी ये पीडीएफ पहले दिया जाता है तो वो लोग इसे सॉल्व करने के लिए 2 घंटे का समय लेंगे। बाकी बात रहा इसका कटअप का तो ये हमारा इसका यहाँ पे 90 होगा कटअप। इस पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए, आप इसे एग्जाम के तौर पे लीजिए, समझिए कि ये सभी प्रश्न जो आए हैं ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इससे ये होगा जब आप प्रश्न को काउंट करेंगे इसको सॉल्व करते हुए तो आपको आपकी तैयारी का अंदाज़ा लगेगा, आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। और जब आप कॉमेंट करके बताएंगे तो मैं भी जान पाऊँगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और मुझे किस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर सेट करना है। तो आंसर को काउंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बाद में कि आप हमारे पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है ये प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में पड़ती है। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पड़ती है ये आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी जो कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा और ये प्रश्न है, ब्राह्मण युग का समय क्या था। ब्राह्मण युग का समय क्या था, ये है प्रश्न। तो इस प्रश्न का ब्राह्मण युग का जो समय था ये माना जाता है बेसिकली 800 से 600 ईसा पूर्व का काल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और देखिए यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो मतलब इस तरह का जो स्वरूप होता है क्वेश्चन का, जो पैटर्न होता है आपको इसी तरह को देखने को मिलता है। जो इसकी प्रकृति होती है 5 ऑप्शन के साथ पूछे जाने की, तो ऑप्शन नंबर ई को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में भी, इस टेस्ट सीरीज में भी आपको 9 से 10 प्रश्न है जिसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। तो यहाँ पे आप उस चीज़ से बचिएगा, नहीं तो आपका यहाँ पे 9 से 10 प्रश्न ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई को भी ध्यान में रखना है। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन आसान है, हो सकता है उसका ऑप्शन नंबर ई भी सही हो जाए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न है, बोगाज कोई का महत्व क्यों है। बोगाज कोई का महत्व क्यों है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, तो इसलिए बोगाज कोई का महत्व है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। चौथा प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गायत्री मंत्र जो पुस्तक से लिया गया है इसका नाम है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये मत बोलिए कि सर प्रश्न आसान है, अभी देखिए प्रश्न हार्ड भी आएगा। तो सभी तरह के प्रश्नों को यहाँ पे डाला जाता है, तो सभी पक्षों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ कठिन प्रश्न, कुछ हार्ड प्रश्न, तो इस तरह से मिला के इसको सेट को तैयार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, संगम काल में उरई किस लिए विख्यात था। तो संगम काल में जो उरई विख्यात था ये कपास के व्यापार के रूप में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये विख्यात था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये सब प्रश्न जो है, ये प्रश्न खास करके ये कपास के मतलब महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जो प्रश्न है आपको संगम काल के बारे में, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। और उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल, यानी कि हमारा राइट जो आंसर होगा 6ठा का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मखली गोसाल ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा इस प्रश्न का। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 7वां का ऑप्शन नंबर बी।
देखिए यहाँ पे मैं फटाफट आंसर को बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा समय चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इसका समय थोड़ा सा मतलब सॉल्व करने के लिए थोड़ा समय दीजिए, 5 सेकंड या 10 सेकंड, तो मैं इस पर सोचूंगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको समय चाहिए तो बोलिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह बात साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? यह बात किस अभिलेख से साबित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे यह बात साबित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे पेड मेंबर हैं वो लोग यहाँ पे इसको एकदम से अपना आंसर मिलाते जाइए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो उसका हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाब्रू स्तंभ। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो भाब्रू स्तंभ ने अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो किस शासक वंश ने ये सबसे मतलब मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारे पेड ग्रुप से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं पेड ग्रुप को। तो पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियाँ लिखी गई है, आप वहाँ पे जाके इसे पढ़ सकते हैं और केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको मिलेगा जो मतलब इसके अंदर फैसिलिटी जो मिलेगी, तो पहली बात तो यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का मतलब कि 66th बीपीएससी के लिए जो भी टेस्ट सीरीज आता है प्री एग्जाम के लिए वो यहाँ पे आपको मिलेगा। और इसके अलावे जो आपको मिलेगा दूसरा, ये मंथली जो हमारा करंट अफेयर्स आता है, मंथली करंट अफेयर्स वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये दोनों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 49 रुपये निर्धारित किया गया है इसका कीमत, और ये आपके 66वें बीपीएससी एग्जाम तक यूँ ही चलता रहेगा। 66वें बीपीएससी एग्जाम तक के लिए यह है 1 टाइम पेमेंट। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उजागर हुई थी? तो अछूत की अवधारणा जो स्पष्ट रूप से उजागर हुई थी ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उजागर हुए थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने, यहाँ पे में होना चाहिए एक्चुअली में, शायद हाँ में ही होगा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गौरी ने अपना साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी और उसका शिलान्यास का कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ने जब कुतुब मीनार की नींव रखी तो मतलब कि इसका निर्माण करते हैं ये चल बसे, तो बाकी का जो कार्य बचा हुआ था उसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश से संबंधित कई सारे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो वो सारे प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 13 का ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सिक्के, देखिए प्रश्न है, सल्तनत काल में सिक्के शशगानी, टंका एवं जीतल किस धातु के बने होते थे? तो ये जो मुख्यतः धातु के बने होते थे, इनमें से जो होता था चांदी और तांबा मुख्य रूप से होता था। सिक्के, शशगानी, टंका और जीतल ये तांबा और चांदी का मुख्यतः बना होता था। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, 12 मासा किसकी रचना है? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था किस पर आधारित थी? प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व पर।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वित्तीय व्यवस्था जो आधारित थी विजयनगर साम्राज्य की, ये भू राजस्व पर आधारित थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का प्रमुख कारण क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो पानीपत के युद्ध में बाबर के जो जीतने का मुख्य कारण था, ये था तुलुगमा प्रथा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तुलुगमा प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी। जब्ती प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा 18 का ऑप्शन नंबर बी, अकबर की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे है। जवाबित का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के कानून से। जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थे। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंधार, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, कंधार। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी मतलब पेड ग्रुप में जो पीडीएफ मिलते हैं और जो आपको और फ्री ग्रुप जो है जिसमें कि मतलब सारे पीडीएफ जाते हैं, जो भी फ्री पीडीएफ होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है आपको मैं यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लूँगा और आपको बताऊँगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पेड ग्रुप और फ्री ग्रुप में आपको क्या अंतर है। देखिए जो पेड ग्रुप में आपको जो पीडीएफ मिलता है, जो प्रश्न होते हैं आपको इस तरह से पीडीएफ में एकदम से जिस तरह से क्वेश्चन में आपको रहता है, ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये प्रश्न, इस तरह से पेड ग्रुप में आपको प्रश्न नहीं रहता है। प्रश्न तो यही रहता है, इसका कंटेंट यही रहेगा, लेकिन लिखावट शैली जो एग्जाम में आपका जिस तरह क्वेश्चन पेपर में रहता है उस तरह का रहता है। और यहाँ पे आपके जिस तरह से प्रश्न लिखे रहते हैं, सभी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे रहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपका आंसर शीट दिया हुआ रहता है। ये पेड ग्रुप का खासियत है। लेकिन अगर हम फ्री ग्रुप की बात करें तो ये पीडीएफ आपको फ्री ग्रुप में भी मिलेगा, लेकिन फ्री ग्रुप में जो हमारा टेलीग्राम फ्री ग्रुप है, आप वहाँ पे चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रश्न आपको है, प्रश्न तो उसी प्रकार मिलेगा जो एग्जाम में जिस तरह से रहती है, इंस्ट्रक्शन वगैरह के साथ, लेकिन वहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर देखने को नीचे में नहीं मिलेगा। देखिए आंसर रहने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बार बार यहाँ पे चैनल पे आकर वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और साथ ही अगर आपके पास पीडीएफ रहेगा तो आप एग्जाम के कुछ समय पहले भी आप यहाँ पे अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ कि इसका कम से कम कीमत रखा गया आप लोगों की सहूलियत को ही देखते हुए, ताकि आप लोगों को यहाँ पे अधिक से अधिक हेल्प हो सके। देखिए आप समझिए कि 66वें बीपीएससी एग्जाम कितना भी समय है, केवल 49 रुपये आपसे लिया जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे 300 से अधिक मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें तो हमारे पेड ग्रुप जो है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 300 से अधिक मेंबर ने इसे ज्वाइन किया है, तो 49 रुपये पे करने के बाद आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों में यही डिफरेंस है। कई लोग पूछते हैं कि सर आप पेड ग्रुप में भी डाल देते हैं, फ्री ग्रुप में भी डाल देते हैं, तो देखिए डिफरेंस यही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। और उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 2 स्पा सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो 2 स्पा सिंह स्पा प्रथा किसने शुरू किया था। तो ये शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, सरंजामी प्रथा जो संबंधित है मराठा भू राजस्व से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का, मराठा भू राजस्व पर आधारित था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 23 का, ये हो जाएगा हमारा बी, सूरत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, सूरत में इन्होंने स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा। और अगर बिहार की बात करेगा तो बिहार में 1651 में पटना में स्थापित किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने बिहार जी के बारे जो पिछला वीडियो था जस्ट कल मैंने अपलोड किया था, वहाँ पे मैंने आपको ये प्रश्न बताया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। देखिए यहाँ पे कृषक होना चाहिए। रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह के प्रश्न थोड़े अटपटांग जरूर हैं, लेकिन इसी तरह के प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी रहेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा।
1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द किया था। लागू किसने किया था? लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। तो दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा है ये है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? एक्चुअली में यहाँ पे कारण होना चाहिए, कारण क्या था? तो 26 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 26 का जो यहाँ पे 26 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था ये प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना इसका कारण था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? तो देखिए 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसके बारे में मैंने आपको इसके बारे में बिहार से संबंधित जो मतलब कि राजकुमार शुक्ल गए थे कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, ये मैं काफ़ी अच्छे तरीके से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से यहाँ पे मतलब कि राजकुमार शुक्ल 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में गए, गांधी जी को निमंत्रण दिया बिहार आने के लिए, जो बिहार में चंपारण के किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया था। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? लेखक से संबंधित एक प्रश्न जरूर रहता है बीपीएससी एग्जाम में, जो भी महत्वपूर्ण पुस्तक वगैरह होते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो 28 नंबर प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये वैलेंटाइन शिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैलेंटाइन शिरोल इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसमें जो हिस्सा लिया था 1917-18 में जो अहमदाबाद का जो सत्याग्रह हुआ था, तो इसमें किसने हिस्सा लिया था, ये प्रश्न हमारा है। तो 29 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, औद्योगिक कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया था। ध्यान रखिएगा, ये चंपारण सत्याग्रह के तुरंत बाद ये सत्याग्रह शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो था ये एक सफल सत्याग्रह था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा इलाहाबाद में हुई थी। वो सभा इलाहाबाद में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। चलिए, अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो 31 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार को लगान देना बंद करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था अवध का एका आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो यहाँ पर यह प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा डॉक्टर मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, डॉक्टर मोहन सिंह। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न, 1919 में घटित घटना नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट किसानों द्वारा किस जिले में चलाया गया था? 1919 में यह घटना घटा था, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट। तो ये किसानों द्वारा किस जिले में चलाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह एक्चुअली में यह जो हुआ था, इसका समय जो था वो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका 34 का, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 1820। ये जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तिनकठिया प्रथा से जुड़ा है। ये आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी इजी प्रश्न था। आई थिंक कि ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था?
तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। तो देखिए उलगुलान विद्रोह ये जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा से। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा से ये जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मुंगेर का बरहैया ताल। मुंगेर का बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो मुंगेर का बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो देखिए ये इसका जो उद्देश्य था, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी इजी प्रश्न है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 39 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1930-31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 1930-31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम किया था, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया जिले में इन्होंने ये हुकूमत को नाकाम किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेपाल किसकी सीमा पर स्थित है। नेपाल किसकी सीमा पर स्थित है, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नेपाल किसकी सीमा पर स्थित है। 41 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 9 से 10 प्रश्न जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 41 का जो ऑप्शन नंबर ई सही है, इनमें से कौन कौन सा सही हो जाएगा, नेपाल की सीमा पे कौन कौन स्थित है। तो देखिए यहाँ पर 41 का ऑप्शन नंबर ई के अंतर्गत जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल ए बी, और उसके बाद सी उत्तर प्रदेश। नेपाल की सीमा पर ये स्थित है, झारखंड स्थित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑप्शन नंबर ई को ध्यान में नहीं रखेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे एक टिप देता हूँ जो मैं बीपीएससी एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ जो आपको, कि जो मतलब प्रश्न होते हैं कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है कि भारत के राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सिर्फ मान लीजिए इसी प्रश्न को आप पढ़े, अगर आपको लगा कि 42 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आपको लगा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो प्रश्न का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 तो सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए इसी प्रश्न के जगह पे अगर आप कोई दूसरा प्रश्न रहता जिसका 2 ऑप्शन सही रहता, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में पढ़ लिए कि ये ऑप्शन चलिए यहाँ पे सही हो गया, आप आंसर को वहाँ पे टिक कर दिए आंसर शीट पे ऑप्शन नंबर बी, लेकिन संयोगवश अगर उसी प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी भी अगर सही रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे इस प्रश्न का ना ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल एक आंसर यहाँ पे सही है, लेकिन कोई प्रश्न ऐसा रहेगा जिसका 2 ऑप्शन सही रहेगा, आप इस तरह अब प्रश्न को पढ़े, ऑप्शन को पढ़े, उसके बाद लगा के अरे वाह 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आप टिक कर दिए ऑप्शन नंबर बी, आपने सी और डी को नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा बीपीएससी एग्जाम में, नहीं तो आपका स्कोर काफ़ी नीचे चला जाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका ऑप्शन नंबर मतलब कि ई सही होता है, यानी कि ए बी सी डी कुछ भी सही हो सकता है, 2 3 4 सही हो सकता है, या फिर कोई भी सही नहीं हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ई एकदम से महत्वपूर्ण तथ्य है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको पूरे के पूरे प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। आप प्रश्न को एकदम तेजी में पढ़ने का एकदम से प्रैक्टिस कीजिए, फटाक से प्रश्न को पढ़िए ताकि आपको कम समय लगे, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे आपका खपत होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये टिप आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि भारत के राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल। किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और इसी के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझौता एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती है।
समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच चलती है? तो 44 नंबर प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 44 का, ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलती है या फिर चलती थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 45 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2000 को, 15 नवंबर। एक्चुअली में ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और आपको बता दूं कि जो कुल मतलब बिहार के जितनी क्षेत्रफल था, तो उसमें से 40% भूभाग को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जाए। 40% भूमि लेके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 46 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा 3। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है। आप सभी को बिहार की चौहद्दी पता होना चाहिए। बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल है, तो उत्तर में तो राज्य नहीं है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि राज्य, सीमावर्ती राज्य कितनी है? तो आप ध्यान रखिए, जो उत्तर में जो है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उत्तर में आपका है नेपाल, ध्यान रखिएगा, उत्तर में है नेपाल, दक्षिण में है झारखंड, और उसके बाद आपका पूर्व में जो है आपका जब पश्चिम बंगाल, पूर्व में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, या फिर आप कह सकते हैं छत्तीसगढ़ भी है। तो उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ आपका ये पश्चिम में हो जाएगा। तो केवल 3 राज्य जो है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये सीमावर्ती राज्य हैं जो बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 3 राज्य और 1 देश है जो बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार कर्क रेखा के किस भाग में स्थित है? बिहार कर्क रेखा के किस भाग में स्थित है? एक्चुअली में बिहार में जो बीपीएससी एग्जाम होते हैं, यहाँ पे 5 से 10 प्रश्न आपके डायरेक्टली बिहार जीके से पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैंने बिहार जीके का 2000 प्रश्नों वाला एक मतलब श्रृंखला शुरू किया है। इसका 2 वीडियो आ चुका है, 200 प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड करा दिया है। इसका पीडीएफ भी आएगा, मैंने आपको बताया है, ये पीडीएफ आपको 15 सितंबर से मिलना स्टार्ट होगा। मतलब कि ये केवल एकमात्र पीडीएफ होगा 2000 प्रश्नों वाला। ये जब आएगा मैं आपको अच्छे से बता दूंगा इसके बारे में। तो प्रश्न है कि बिहार कर्क रेखा के किस भाग, बिहार कर्क रेखा से किस भाग में स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में ये स्थित है। तो बिहार कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 48 नंबर प्रश्न का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में अधिकांशतः कछारी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 48 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर प्रश्न, इनमें से किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? तो 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा जमशेदपुर में। ये सभी आप लोगों को पता होगा, जमशेदपुर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है? 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा केरल। भारत का केरल राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये डेट आपसे पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 51 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। चलिए यहाँ पे एक मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए मुझे कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो 52 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी के द्वारा ये नष्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी में कहाँ के राजा का वर्णन किया गया है? राजतरंगिणी की जो रचना है ये कलहन के द्वारा किया गया है। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये इसमें इस पुस्तक में बेसिकली यह राजतरंगिणी जो एक पुस्तक है और इसमें कहाँ के राजा का वर्णन किया गया है? तो 53 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये कश्मीर के राजाओं का इसमें वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में, जिसकी रचना कलहन के द्वारा किया गया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी ये 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता उम्र क्या है। तो राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यता उम्र की अगर बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 वर्ष इसका न्यूनतम उम्र सीमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 56 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, एवो ह्यूम। ये इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है 57 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। 57 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 58 है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो B1 की कमी से जो रोग होता है, ये रोग कहलाता है वेरी वेरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वेरी वेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की अवधारणा किसने की थी। तो कोशिका की अवधारणा से संबंधित जो है ये 59 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। तो ध्यान रखिएगा 59 का बी। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, जख्मों को शीघ्र भरने के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। जख्मों को शीघ्र भरने के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो प्राकृतिक रूप में विटामिन सी मिलते हैं वो जख्मों को भरने के लिए लाभदायक होते हैं। चलिए, प्राकृतिक रूप में जो भी विटामिन सी मिलते हैं वो जख्मों को भरने में लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों में मुख्यतः क्या पाई जाती है। तो 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा, मांसपेशियों में मायोसिन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मायोसिन पाई जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुण सूत्र प्राप्त करता है। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़े होते हैं, यानी कि इसकी जो संख्या होती है ये होती है 46। ये आप सभी को पता है, आप लोगों ने कई बार इसे पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुण सूत्र प्राप्त करता है। तो हम अगर इस प्रश्न के आंसर की बात करें 62 का, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 62 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 + y ये गुणसूत्र प्राप्त करता है कोई भी लड़का विरासत में अपने पिता से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि को स्वामी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे नोट डाउन कर लीजिए जरूर। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि को स्वामी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये पिट्यूटरी ग्रंथि होगा, यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। 63 का सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है। तो 64 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, बिजली के बल्ब का जो आविष्कार किया गया था, 65 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आंसर होगा, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया था। चलिए, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा, रेडियोधर्मिता की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकुरल। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 67 नंबर प्रश्न, अंतरिक्ष में अपना पहला यान किस देश ने भेजा था। तो अंतरिक्ष में सबसे पहला यान जो भेजा गया था वो किस देश के द्वारा भेजा गया था। तो ये सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग निम्न में से किसके आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। जो C14 विधि होती है, कार्बन डेटिंग पद्धति, इसके द्वारा निम्न में से किसके आयु निर्धारण किए जाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा जीवाश्म। जो भी जीवाश्म होते हैं चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, इस विधि द्वारा इसका आयु का आकलन किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डेटिंग पद्धति से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु में लोहा मिलाकर किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा निकेल। प्रश्न को एक बार पुनः पढ़िए। प्रश्न है जंगरोधी इस्पात का निर्माण, ऐसे इस्पात जिसमें जंग ना लगे, तो ऐसे इस्पात का निर्माण जो किया जाता है वो धातु में, जो धातु लोहा धातु होता है, तो लोहा में निकेल मिलाकर किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है ये है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 70 का सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन प्रकृति में नहीं मिलता है। प्रकृति में कौन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा प्रकृति में नायलॉन नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, नायलॉन प्रकृति में नहीं मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है। तो 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है। तो ब्रह्मांड के उद्भव का व्याख्या करता है बिग बैंग सिद्धांत। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जितने भी तथ्य दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें से सबसे सटीक जो एकदम से माना जाता है वो बिग बैंग थ्योरी को ही माना जाता है। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मांड का उद्भव से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 73 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में है। जो पटना पीएमसीएच है उसी के आसपास ये है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न, विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो विधायक बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है 74 का राइट आंसर होगा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ये होगा 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 75 का, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति यहाँ पे वोटिंग कर सकते हैं भारत में। अगला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न, लता मंगेशकर किस राज्य की रहने वाली है। तो 76 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये महाराष्ट्र की रहने वाली है। 77 नंबर प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। देखिए इसका राइट आंसर होगा साहित्य से। जो अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया अक्कितम अच्युतन नबुंदरी को। आप ये नाम ध्यान रखिएगा, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे ही मिला है, अक्कितम अच्युतन नबुंदरी को। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से भारत रत्न मिला है। इनमें से भारत रत्न किसे मिला है, ये आपको यहाँ पे चुनाव करना है। तो 78 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ई के अंतर्गत यहाँ पे 78 का जो आपने बताया ऑप्शन नंबर ई, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो देखिए भारत रत्न जो मिला है डॉक्टर अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर थे उसको मिला, लता मंगेशकर को मिला है, जवाहरलाल नेहरू को मिला है। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, बी और सी तीनों यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब, इसको भारत रत्न भी नहीं मिला है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है वर्तमान में किस देश में महिला प्रधानमंत्री है। वर्तमान में किस देश में महिला प्रधानमंत्री है। तो 79 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ए, बांग्लादेश। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है पोखरन किस राज्य में है। पोखरन किस राज्य में है। एक्चुअली में यहाँ पे 40 कैसे आ गया, 79 के बाद 80 होना चाहिए और उसके बाद 81, तो यहाँ पे गलती से ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 80 होना चाहिए था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 80 होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पोखरन किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हमारा होगा राजस्थान में। पोखरन राजस्थान में है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न,
अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया था? अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में इन्होंने आमरण अनशन किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है 1940 में व्यक्तित्व सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से किसने शुरू किया था? व्यक्तित्व सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से किसने शुरू किया था? तो 83 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे ने व्यक्तित्व सत्याग्रह शुरू किया था पवनार महाराष्ट्र से 1940 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा 84 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17 करता है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तापमान पर इसका क्या असर होता है? तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान घटता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न एक बार गौर से पढ़िए। प्रश्न है, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है तापमान पर क्या असर होता है? समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार की कन्फ्यूजन आई होप कि नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 85 का। उसके बाद अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है, कॉनरॉड साड़ी जिसे कि मंदिर साड़ी के नाम से जाना जाता है किस राज्य के द्वारा तैयार किया गया है? तो 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा तमिलनाडु के द्वारा यह तैयार किया गया है। कॉनरॉड साड़ी जिसे कि मंदिर साड़ी के भी नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है? जो डेबिट कार्ड होता है ये किस प्रकार के होते हैं? आप सभी को पता है कि विभिन्न प्रकार के डेबिट कार्ड होते हैं, मास्टर, वीजा, रुपे, प्लेटिनम, मेस्ट्रो, इस बहुत सारे इस तरह का है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो 87 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सी, रुपे कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न, मानव कान कितनी हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकती है? मानव कान कितनी हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकती है? तो देखिए 88 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब मैं आपको बताऊं ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे क्यों सही होगा। ऑप्शन नंबर ई इसलिए सही होगा यहाँ पर, जो मानव कान की अगर बात करें तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ई के अंतर्गत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ई के अंतर्गत यहाँ पे ए और सी दोनों सही हो जाएगा, ए और सी। यानी कि जो मानव कान जो है न्यूनतम जो ध्वनि सुनती है वो 20 हर्ट्ज तक की सुनती है, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे का नहीं सुन सकता है। सबसे कम ध्वनि जो मानव कान के द्वारा सुना जाता है वो 20 हर्ट्ज तक का ही सुना जाता है, और अधिकतम जो ध्वनि सुनी जाती है वो 20,000 हर्ट्ज तक का सुना जाता है। यानी कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का ध्वनि सुना जाता है मानव कान के द्वारा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का ध्वनि सुना जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। ए और सी दोनों यहाँ पे सही है, तो दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 0.1 से लेकर 2%, यानी कि 0.1% से लेकर 2% तक का यहाँ पर इसमें कार्बन की मात्रा होती है इस्पात में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये एक्स किरण के नाम से जाना जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग को एक्स किरण के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विद्युत चुंबकीय तरंग को एक्स किरण के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 91 नंबर प्रश्न है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन गगनयान परियोजना के तहत कब भेजे जाने की योजना है? प्रश्न है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन गगनयान परियोजना के तहत कब भेजे जाने की योजना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 91 का ये हो जाएगा दिसंबर 2022। 91 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
मानव मिशन गगनयान जो भेजे जाने की तैयारी की गई है भारत के द्वारा, ये दिसंबर 2022 तक भेजे जाने की इसकी मतलब योजना तैयार की गई है। तो आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 93 नंबर प्रश्न है भारत का 25वां हाई कोर्ट का निर्माण किस राज्य में हुआ था। भारत का 25वां हाई कोर्ट का निर्माण किस राज्य में हुआ था, ये हमारा यहाँ पे प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 93 का 25वां हाई कोर्ट का जो निर्माण किया गया है, ये यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अब मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर होना क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भारत का जो 25वां हाई कोर्ट का निर्माण हुआ है ये अमरावती में हुआ है। अमरावती, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, अमरावती ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है अमरावती। तो अब ध्यान रखिएगा 25वां हाई कोर्ट का जो निर्माण हुआ है ये अमरावती आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो हमारा यहाँ पे किसी भी प्रश्न ऑप्शन में यहाँ पे आंध्र प्रदेश या फिर अमरावती नहीं है। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के चीज़ों को ध्यान रखना है और ऐसे चीज़ों से आपको बचना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है 94 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण, इसमें भी आप ऑप्शन नंबर ई को ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये यहाँ पे प्रश्न है। तो 94 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से कौन बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इस प्रश्न का यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद हम अगला बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पटना स्थित गोलघर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा पटना स्थित गोलघर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 95 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन के काल में हुआ था। मैंने आपको बिहार जीके वाले दूसरे सेट में ये प्रश्न बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जॉन गाइस्टिन के द्वारा ये कराया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, और ये गंगा नदी के किनारे किया गया था। और इसका जो निर्माण का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य था अनाज भंडारण का। जो गोलघर का निर्माण किया गया था ये अनाज भंडारण के लिए किया गया था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने बौद्धों को प्रोत्साहन दिया था। तो 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 96 का। इनमें से किसने बौद्धों को प्रोत्साहन दिया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 96 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 96 का ए, बी और सी हो जाएगा। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन, ये तीनों ने बौद्धों को प्रोत्साहन दिया था। जबकि महापद्म नंद जो था ये बौद्धों के प्रति इसका जो मतलब रवैया था ये काफ़ी आक्रामक था। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न, इनमें से क्या तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो 97 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा इनमें से क्या तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं, 97 का ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनमें से कुछ भी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया नहीं है। जो रामायण लिखा गया है ये वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अगर यहाँ पे रामचरितमानस रहता तो हमारा आंसर हो जाता तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है ये, लेकिन रामायण ये तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 97 का ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न 98 नंबर प्रश्न, इनमें से क्या बालकों में तैयार किया जाता है। तो बालकों में तैयार किया जाता है एल्युमिनियम। ये यहाँ पे एल्युमिनियम गलती लिखा गया, आप समझिए एल्युमिनियम इसका राइट आंसर होगा। एल्युमिनियम बालकों में तैयार किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था। बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो 99 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार में। ये बिहार में इसका जन्म हुआ था। आप कमेंट करके बताइए बिहार के ये किस जिला के निवासी थे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर रणजी ट्रॉफी पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है। तो रणजी ट्रॉफी जो दिया जाता है ये क्रिकेट के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये क्रिकेट के क्षेत्र में क्रिकेट के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है गंगा नदी इनमें से कहाँ बहती है। 101 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा नदी इनमें से कहाँ बहती है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। गंगा नदी इनमें से कहाँ बहती है। तो ए, बी और सी ये तीनों आंसर सही होगा।
पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, असम में गंगा नदी नहीं बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 101 का ऑप्शन नंबर ई। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? प्रथम आम चुनाव कब हुआ था भारत में? तो 102 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था भारत में। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? तो 103 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद अगला प्रश्न है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? ये है हमारा प्रश्न। तो 104 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, वाशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम है वाशिंग सोडा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन गैस का उत्पादन कैसे होता है? हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ये प्रश्न है। तो 105 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बॉस प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, बॉस प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कठोर जल का प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्न है कठोर जल का प्रयोग कहाँ होता है? 106 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉयलर में। कठोर जल का प्रयोग बॉयलर में होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस कारण से खुले पात्र में रखा गया कपूर मुक्त हो जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातित हो जाता है? किस कारण से? तो देखिए 107 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के कारण ये मुक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न 108 नंबर प्रश्न, घरेलू बिजली की खपत को किस इकाई में मापा जाता है? तो घरेलू बिजली की खपत को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा किलोवाट घंटा। ये घरेलू बिजली की खपत की मापन इकाई है। 109 नंबर प्रश्न है एक आदमी सिर पर एक भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह क्या करता है? एक आदमी अपने सिर पर भारी बक्सा रखकर समतल भूमि पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वह क्या करता है? तो देखिए साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में ये कोई कार्य नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये कुछ भी नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया, इसका यही राइट आंसर होगा। थोड़ा अटपटांग जरूर है लेकिन इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 110 नंबर प्रश्न, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? ये हमारा प्रश्न 110 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि तारों की अधिक दूरी तथा हवा के घनत्व में परिवर्तन, इस वजह से तारों का टिमटिमाना दिखाई पड़ता है। 110 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 111 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा विद्युत प्रेस में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा विद्युत प्रेस में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 111 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रेस में नाइक्रोम की तार का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि जो बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो 112 नंबर प्रश्न, इनमें से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम इस्पात में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस्पात में। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 113 नंबर प्रश्न, नर तथा मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं? तो देखिए 113 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा नर और मादा किस फूल में अलग से बढ़ते हैं? तो 113 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खीरा के पौधे में नर और मादा मतलब एक साथ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे जो पिछला प्रश्न मैंने आपको बताया था कि किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है ट्रेन का जो पटरी होता है। मान लीजिए ये ट्रेन का पटरी है, ठीक है, इस तरह से ट्रेन का पटरी जा रहा है, तो इसमें देखा जाता है कि मतलब कि ये तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं पता है कि मतलब कितनी दूरी, लेकिन अगर आप जब ट्रेन के पटरी जो सीधी रेखा में अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, इस जगह पे आप इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, आप अपना नज़र दौड़ा रहे हैं इधर, इतना देख रहे हैं आप 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तक देख रहे हैं, आपको ट्रेन आती हुई नहीं दिख रही है या फिर उसका आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर ये मतलब कि अगर आप इस पटरी में कान लगाकर आप सुनेंगे
अगर वो ट्रेन अगर यहाँ पे नज़दीक आ रही है तो यहाँ पे आपको इसका कंपन महसूस होगा। तो यही कहा जाता है कि जो इस्पात में मतलब ध्वनि काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी इसका वेग जो होता है अधिक होता है, ये काफ़ी जल्दी सुनाई देता है। इसका भी एक मतलब कि सीमा होगा, ये सीमा मुझे नहीं पता मतलब कितनी दूरी तक का सुनाई देगा, लेकिन ये सुनाई जरूर देता है। ये मतलब कि ऐसा बुक में लिखा गया है कि अगर आप इसमें पटरी में कान लगा के सुनते हैं तो ट्रेन आपसे अगर बहुत दूर भी है तो ये कंपन की वजह से आपको यहाँ पे एहसास हो जाएगा कि पटरी पे ट्रेन आ रही है। तो इस वजह से इसका आकलन किया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो मतलब इस्पात में जो ध्वनि की वेग होती है वो सबसे अधिक होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 114 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है ये रिकेटस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रिकेटस इसकी कमी से होता है। अगला प्रश्न है 115 नंबर प्रश्न। चमगादड़ को इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। चमगादड़ को इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। 115 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी प्राणी के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। 116 नंबर प्रश्न, इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 116 नंबर के प्रश्न का सही आंसर की अगर हम बात करें तो देखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 116 का ए, बी और सी, यानी कि आलू, मक्का और केला, ये तीनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मटर में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का कौन सा भाग सांस लेने में सहायक है। 117 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका का कौन सा भाग सांस लेने में सहायक है। इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से किस बिहारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। इनमें से किस बिहारी को अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर 118 के बाद अगर हम करें तो ए और बी, ई के अंतर्गत ए और बी, पीर अली और शेख बिहारी को फांसी पर लटकाया गया था। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मतलब ए और बी तो यहाँ पे फांसी पे लटकाया गया था ये दोनों को, और ये दोनों मतलब कुंवर सिंह और अमर सिंह की मृत्यु कैसे हुआ था। तो कुंवर सिंह का जो मृत्यु हुआ था ये अंतिम समय में अब एक अंग्रेज अधिकारी लीग्रैंड से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि ये घायल हुआ था, और घायल होने के 3 दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद अमर सिंह जो इसका छोटा भाई था इसकी मृत्यु हुई थी। ये जेल में बंद थे, यानी कि कारागार में थे, और गोरखपुर जेल अस्पताल में ये भर्ती थे, और वहीं पे पेचिश के कारण इसकी मृत्यु हुई थी। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है, ये हमारा अगला प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है। तो 119 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा जहां क्लोरोप्लास्ट यानी या फिर क्लोरोफिल उपलब्ध होते हैं वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 119 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सागर माथा है, नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे ये सभी प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के होंगे। आप यहाँ से पूरे वीडियो को देखिए बिना स्किप किए हुए। ये मत सोचे कि मैं बस यहीं तक ठीक है करंट अफेयर्स बाद में पढ़ लूँगा। जी नहीं, करंट अफेयर्स चुनिंदे करंट अफेयर्स हैं और सारे एकदम से सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, जिसकी आप इस पूरे वीडियो को देखिए और खुद ही समझ पाइएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। आप बीपीएससी की तैयारी में लगे हैं, आपको तो इतना समझ जरूर होगा कि मतलब आप समझ पाएंगे ये आपके लिए उपयोगी होंगे या फिर नहीं होगा। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे 30 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के हैं 121 से लेकर 150 तक। तो यहाँ पे 121 नंबर प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपये कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो फोर्ब्स के द्वारा जो ये लिस्ट जारी किया गया है इसमें से केवल एकमात्र भारतीय अभिनेता शामिल किया गया है जो 364 करोड़ रुपये की कमाई के साथ 52वें स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 121 का ये हो जाएगा अक्षय कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अक्षय कुमार। उसके बाद अगला प्रश्न 122 नंबर प्रश्न,
प्रश्न है, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल के उम्र में निधन हो गया? ये कन्नड़ फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता था, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम था चिरंजीवी सरजा। 122 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिरंजीवी सरजा। उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल में ही किस देश को मिला है? 2022 महिला एशियाई कप का मेजबानी का अधिकार किस देश को मिला है? 123 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत। ये मेजबानी का अधिकार भारत को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली अपनी सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? किस युद्धग्रस्त देश में सहायता राशि दी जाने वाली थी लेकिन उसमें से कटौती किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा? तो 124 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा यमन। यमन को सहायता राशि दी जाने वाली थी लेकिन उसमें से कुछ कटौती किया गया है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो 125 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, यानी कि चीन। चीन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे 126 नंबर प्रश्न। 126 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये प्रश्न है जावेद अख्तर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा 126 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ये सभी जो करंट अफेयर्स हैं, ये हमारे जो मासिक करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, वहाँ पे आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। दिसंबर, एक बार मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, दिसंबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक के करंट अफेयर्स आपको दिए जा चुके हैं। इसका आपको कुछ वीडियो चैनल पे भी मिलेगा और आपका पेड ग्रुप में भी मिलेगा, और साथ में ही दिसंबर 2019 से लेकर जून 2020 तक का फ्री वाले ग्रुप में भी डाला गया है, तो आप वहाँ पे जाके इसे ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न जो हमारा है 127 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? किस राज्य सरकार के द्वारा यह मान्यता दिया गया है? कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद किस राज्य के द्वारा राज्य गीत की मान्यता दिया गया है? ये हमारा प्रश्न है। तो 127 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी, यानी कि ओडिशा सरकार के द्वारा ये मान्यता दिया गया है 110 साल के बाद। उसके बाद अगला प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल में ही निधन हो गया है? विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हुआ है? इसका नाम है कूट थॉमस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कूट थॉमस का भी हाल ही में निधन हुआ है। विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8 जून। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? 130 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हुबली स्टेशन पर। यह कर्नाटक में है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? तो किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र और किस राज्य में ये शुरुआत किया गया है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो ये जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, 132 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पंदन। स्पंदन नाम से इस योजना का, इस अभियान का शुरुआत किया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है?
तो 133 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका जो नाम होगा वो जावेद इकबाल वानी, ये इसे नियुक्त किया गया है। 133 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जावेद इकबाल वानी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? 134 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा 11,540 करोड़ रुपए का इन्होंने भुगतान किया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न 135 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस फिटनेस सर्टिफिकेट पर परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो देखिए, ये कोरोना संकट के कारण इसे बढ़ाया गया है ये डेट को, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। तो 135 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 30 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 136 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस अरब देश ने अपने पहले मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 137 नंबर प्रश्न, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संस्था की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य के साथ ये समझौता किया गया है? तो ये जो किया गया है ये हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता किया गया है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है 138 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो BS6 श्रेणी के जितने भी वाहन आएंगे उस पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य किया है? तो ये किया गया है हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो 139 का राइट आंसर होगा मोनिका कपिल मोहता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 141 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 142 नंबर प्रश्न, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश के बीच ये समझौता हुआ है? तो भारत और डेनमार्क के बीच ये समझौता हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भारत और डेनमार्क। चलिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे 143 नंबर पे। 143 नंबर प्रश्न है हमारा, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण किस दिन लगा? तो देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण लगा था 21 जून को लगा था, आप सभी को पता होगा ये डेट 21 जून को ये लगा था, 43 का बी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी जो घोषित किया गया है 144 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैरसैंण को। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 145 नंबर प्रश्न, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रोमानिया में इसे नियुक्त किया गया अगला राजदूत के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 145 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 146 नंबर प्रश्न है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? पश्चिम बंगाल को ये दिया गया है कोविड-19 की जो ये जो महामारी चल रही है उसमें विकास के उपलक्ष्य विकास करने के लिए दिया गया है। तो विश्व बैंक के द्वारा कितना ऋण दिया गया है? तो ये जो ऋण दिया गया है 1950 करोड़ रुपये दिया गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1950 करोड़ रुपये। उसके बाद अगला प्रश्न है 147 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है?
प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? 147 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के द्वारा भी हाल ही में ये शुरू किया गया है कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? ये ध्यान रखिएगा, मर्सर का ये रिपोर्ट है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे, तो ये इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो देखिए भारत का जो महंगा शहर इसमें शामिल किया गया है, सबसे महंगा शहर है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। और उसके बाद अगला प्रश्न है किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? तो ये कीर्तिमान किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पर 149 का जो राइट आंसर होगा ये होगा चीन। ये कीर्तिमान चीन के द्वारा स्थापित किया गया है या फिर बनाया गया है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? तो रोजगार सेतु पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 150 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही से सॉल्व किया, ये कमेंट करके मुझे जाइए कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व किया। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज को, जो मतलब कि यहाँ पे अगर ज्वाइन करते हैं तो इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाली है। तो केवल 49 रुपये पे करके हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। और आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों का एक लाइक कमेंट ही डिसाइड करता है कि ये वीडियो को कैसा लगा। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार के सुझाव, किसी प्रकार की शिकायत देनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा अगला सेट जो आएगा छठा सेट, तो छठा सेट के साथ हम आएंगे आपके समक्ष अगले सप्ताह इसी समय। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।